Okay, guys, today our topic is atomic structure. अच्छा जी, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो हमें ऑब्वियसली एटम के बारे में बताना चाहिए कि एटम क्या होता है। ठीक है जी। तो व्हाट इज एन एटम? हमारे पास अगर सिंपल सीआई में आपसे एटम की डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफाइन एटम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपके पास 2 मार्क की आती है, डिफाइन एटम। ठीक है, आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि पेपर पैटर्न डिस्कस किया था, और ये डिस्कस किया था कि जब क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो उसको बेसिकली आंसर कैसे करना होता है। तो अगेन इस डेफिनेशन में हमारे पास यही है, अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन एटम, तो व्हाट यू हैव टू राइट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा जी, यहाँ पे जो बात इम्पोर्टेंट है ये है, देखो। अच्छा, ये जो है, ये आपके पास जो नोट्स हैं, वैसे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाओ, खुद लिखो। ड्यू टू द लॉकडाउन सिचुएशन ये मैं आपको सॉफ्ट कॉपीज की सेंड कर दूंगा। जब लॉकडाउन खत्म होगा इंशाल्लाह तो फिर आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। बट बेस्ट ये है आपके लिए कि आप अपने नोट्स जो हैं वो खुद लिखें। जैसे जैसे क्लास चल रही है तो क्लास में साथ साथ आप इनको लिखते जाएं, उससे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, चीज़ें जो है वो साथ साथ याद हो जाती हैं। अच्छा जी, एटम की जब डेफिनेशन लिखने जाओगे तो आप क्या बोलोगे? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ये डेफिनेशन मैंने आपको कहा कि 2 मार्क्स की आती है। देखो इसमें देखो होता क्या है। अब जब स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखने बैठते हैं तो क्या लिखते हैं? मैं आपको रिस्पॉन्सेज बता रहा हूँ स्टूडेंट्स के जिन्होंने डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखेंगे? एटम is the smaller particle of an element that takes part in a reaction। देखो इस 2 मार्क की डेफिनेशन पे उनको 1 मार्क भी नहीं मिलता। देखने में तो सही लग रही है, एटम इज द स्मॉलर पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। भाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा जाता है। आपने यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखना है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? रिएक्शन आपको पता है ना, 2 तरह के होते हैं, वन इज फिजिकल एंड द अदर इज केमिकल। एक्चुअली आपने अगर यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन लिख दिया तो भी गलत, 1 मार्क नहीं मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे फिजिकल लिख दिया तो भी गलत, आपको मार्क नहीं मिलेगा। एटम एक्चुअली केमिकल रिएक्शन कर रहा होता है ड्यू टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, वो हम बाद में पढ़ेंगे आगे। बट एटम की जो डेफिनेशन है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अच्छा, ये डेफिनेशन इतनी डिटेल में बताने की जरूरत ये है कि आप लोग जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो हमारे पास O3 में, केमिस्ट्री में, पेपर 2 में प्रॉब्लम यही आता है कि जो पूछा जा रहा होता है वो सही से बताया नहीं जा रहा होता। स्पेलिंग्स के मार्क्स नहीं है। कोई मुझसे कहता है कि ये स्मॉलर लिखा हुआ था, स्मॉलेस्ट लिखा हुआ था, ये तो ग्रामेटिकल मार्क है, ग्रामर एरर है, तो ग्रामर के मार्क्स तो पेनलाइज नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन वो वर्ड्स, वो स्पेलिंग्स और वो ग्रामर जिससे आपका कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाए तो उसके मार्क्स बिल्कुल पेनलाइज होते हैं। तो मेक श्योर कि जब डेफिनेशन जो आपको दी जा रही है आपने वो वर्ड टू वर्ड याद करने की कोशिश करनी है। कॉन्सेप्चुअल, हर डेफिनेशन को कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो फिर गलती नहीं करोगे। एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट आप लोगों को पता है कि एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन सिंगल टाइप ऑफ एटम। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास गोल्ड है, तो गोल्ड के अंदर मेरे पास जितने भी एटम्स होंगे वो सारे गोल्ड के होंगे, अगर मेरे पास प्योर गोल्ड है। ठीक है, और अगर मैं कहूँ सिल्वर है, तो सिल्वर के अंदर मेरे पास जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे सिल्वर के होंगे। सही है, सारे सिल्वर के एटम्स मिल मिल के सिल्वर एलिमेंट बना देता है। इसी तरह सारे गोल्ड के एटम्स एक साथ रख दो तो वो गोल्ड एलिमेंट बन जाता है। सही है, डेफिनेशंस पे बहुत फोकस करना है आपको। नेक्स्ट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स
अच्छा, ये चीजें जो हैं आप लोगों ने बहुत पहले ये चीजें आप लोगों ने बचपन में सारी पढ़ी हुई होंगी, लेकिन हमने इनको अभी अच्छी तरह से रिकॉल करना है और इसमें बहुत सारी कुछ बातें होंगी जो हमारे पास नहीं आ रही होंगी। तो आपने ये सब बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ऐसे नहीं सुनना कि ये तो पढ़ा हुआ है, बच्चों वाली बात है, चलो बस जल्दी जल्दी चलो, नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अभी अभी कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो तुम लोगों ने कभी नहीं सुनी होंगी और जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो आगे हमसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम बना हुआ किस किस का होता है उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमें पता है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, जैसे लेट्स से टेकिंग सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, उसके यहाँ पे मास नंबर लिखा होता है और यहाँ पे प्रोटॉन नंबर लिखा होता है। ये मास नंबर, प्रोटॉन नंबर, सिंबल अभी काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ये पता होना चाहिए कि जो एटम होता है उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास किसी भी एटम में जिनसे वो बना हुआ होता है वो तीन तरह के होते हैं। एक तो हो गया हमारा प्रोटॉन भाई, ठीक है। फिर हमारे पास होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, और तीसरे नंबर पे होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये हमारे पास हमें मिलेंगे न्यूक्लियस में एक साथ। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस, अगर ये मेरे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ क्लम्प्ड हुए हुए हैं, ठीक है, इस तरह से होता है न्यूक्लियस कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ जुड़े हुए होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके सराउंडिंग में रोटेट कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सॉरी। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, जब मैं ओ लेवल कर रहा था, इनफैक्ट जब मैंने ए लेवल भी कर लिया था, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स कहता था कि वो रोटेट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये हमेशा याद रखना, रोटेट नहीं होता, ये रिवॉल्व होता है। रोटेट और रिवॉल्व में आज एक फर्क समझ लो। रोटेट क्या होता है? जब कोई भी पार्टिकल या कोई भी प्लैनेट या कोई भी चीज अपने एक्सिस पे घूम रही होती है, दैट्स रोटेशन। जब कोई भी चीज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अबाउट घूम रही होती है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो अबाउट दी न्यूक्लियस घूम रहे हैं, तो डेट इज रिवॉल्व। तो सही वर्ड क्या है? रिवॉल्व यूज करना, रोटेट नहीं करना। ठीक है, अगर हम कहें कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, अर्थ जो है रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अर्थ रोटेट कर रहा है, जिससे हमें दिन रात मिलता है अपने एक्सिस पे, जब अर्थ रोटेट करता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अर्थ रोटेट्स। बहरहाल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, ये चीज याद रखना। तीन तरह के पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, न्यूट्रॉन्स की क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती हैं, वो देख लेते हैं। प्रोटॉन्स हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। अच्छा जी, हमारे पास जो सिलेबस में चीज है कि इनके रिलेटिव मासेस और रिलेटिव चार्जेस पूछते हैं। तो अब देखो, एक बात बताओ, अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका रिलेटिव मास क्या है, रिलेटिव चार्ज क्या है, तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा। आप कहोगे कि प्रोटॉन जो होता है उसका रिलेटिव मास जो होता है वो 1 होता है, न्यूट्रॉन का जो होता है वो भी 1 होता है, इलेक्ट्रॉन का जो होता है 1/1840 होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, नाउ मैं आपसे रिलेटिव मास, बल्कि चलो मास की बात करते हैं। मास, चार्ज, एक और हेडिंग में डाल रहा हूँ रिलेटिव मास, और अब एक हेडिंग डाल रहा हूँ रिलेटिव चार्ज। फर्क समझना, देखो ये बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आगे तक लेके चलते जाओगे, यहीं पे क्लियर करके जाओ। अच्छा, अब अगर आपसे रिलेटिव मास पूछा जाएगा तो मैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल लिख देता हूँ। पहला प्रोटॉन हो गया, देन वी हैव इलेक्ट्रॉन
एंड देन वी हैव न्यूट्रॉन्स। अच्छा, प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास है वो है 1। इलेक्ट्रॉन का लिखते हैं हम 1/1840। न्यूट्रॉन का लिखते हैं 1। चार्ज इसका +1, इलेक्ट्रॉन का -1 और इसका 0 क्योंकि न्यूट्रल होता है। अच्छा, अब अगर ये मास है तो रिलेटिव मास है, देखो इसका कोई यूनिट नहीं है। यहाँ पे रिलेटिव का कोई यूनिट नहीं होता। रिलेटिव क्या है कि अगर मैं किसी चीज से इसको रिलेट कर रहा हूँ, लेकिन ये 1 क्या है, देखो दिस इज नॉट 1 ग्राम और 1 kg। प्रोटॉन का जो मास है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। वो असल में जिसका मास है मैं आपको वो बता देता हूँ। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम्स। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो भी प्रोटॉन के जितना ही होता है, 1.67 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम्स। अब ये देख रहे हो कि कितना छोटा वैल्यू है। क्या मतलब है, 1.67 को मैंने डिवाइड करा कितने, नीचे 10 1 और 10 की पावर कितनी 27। तो ये डेसिमल प्लेस कितने 27 टाइम्स पीछे चला जाएगा, ये इतनी छोटी वैल्यू है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg। अब सवाल ये है कि आज तक जो हम प्रोटॉन का मास 1, न्यूट्रॉन का 1, इलेक्ट्रॉन का 1/1840 देखते आए थे, वो क्या था, वो रिलेटिव था। रिलेटिव का क्या मतलब है कि मैंने इन सारे मासेस को डिवाइड कर दिया 1.67 एक्सपोनेंट -27, इसको भी डिवाइड कर दिया 1.67 एक्सपोनेंट -27, इसको भी डिवाइड कर दिया 1.67 एक्सपोनेंट -27। तो जरा अपने कैलकुलेटर्स उठाओ और देखो कि इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1। इसका आंसर क्या बनेगा, न्यूट्रॉन्स का, वो भी 1 बनेगा। इलेक्ट्रॉन के मास को जब 1.67 एक्सपोनेंट -27 से डिवाइड करोगे तो वो बनेगा 1/1840। ये रिलेशनशिप क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जितना प्रोटॉन हैवियर है उतना ही न्यूट्रॉन हैवियर है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से अराउंड 2000 गुना हल्का है, लाइटर है। 1/1840 का क्या मतलब है कि ये लाइटर है अराउंड 1/1840 को, उसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स कह देता हूँ, ठीक है, राउंड ऑफ किया है। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स लाइटर देन द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का भी 1 रिलेटिव मास है, न्यूट्रॉन का भी 1 है। इसका क्या मतलब है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जितने भारी हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो तकरीबन 2000 गुना लाइटर है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दैट इज रिलेटिव मास जो हमें याद करना है। ये जो मास की वैल्यू है इनकी, ये हमें हरगिज याद नहीं करनी है। इसी तरह चार्जेस में भी देखो ऐसा ही होता है। अगर हम चार्जेस की बात करें तो जो मेरा प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का होता है -1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। कूलम इज अ यूनिट ऑफ अ चार्ज, ये आप आगे फिजिक्स में पढ़ोगे। न्यूट्रॉन इज 0 कूलम, कोई चार्ज नहीं होता इस पे। तो अब इसमें से कॉमन नंबर क्या है, 1.6 एक्सपोनेंट -19। उसको जब मैं डिवाइड करूंगा इनसे तो यहाँ पे मेरे पास +1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। दैट इज रिलेटिव चार्ज। मतलब जो प्रोटॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही चार्ज है, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी है, नेगेटिव है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, 0 है, ठीक है। तो ये हैंडआउट्स में आपके पास ये जो चीज लिखी हुई है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें मैंने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मासेस लिखे हुए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जरूरी होता है, बाद में जाके आगे कंफ्यूज होते हो तो इसको ना याद नहीं करना है आपने। जहाँ पे मेरे हैंडआउट्स में आपके पास इस तरह से क्रॉस लगा हुआ होगा, इट मींस दिस इज नेसेसरी फॉर द इंफॉर्मेशन बट नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस। मतलब आपने इसको रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है, मेमोराइज नहीं करना है, लेकिन नॉलेज के लिए जरूर पढ़ना है क्योंकि इससे बेसिक बनेगी बहुत सारी चीजों में, ठीक है। मोल्स जब करने बैठोगे तो मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री में ये चीज पता होना बहुत जरूरी है कि मासेस से आखिर मतलब क्या था। एनीवेज, इसी तरह नीचे मैंने ये टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल के अंदर आपने ये मास और चार्ज वाली वैल्यूज याद नहीं करनी है। However, you must know relative masses and relative charges of all proton, electron and neutron. अच्छा जी, फिर हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर। अब बात हमारी यहाँ तक पहुँच गई है कि
हम लोगों को ये पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उस नंबर को हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, ये डेफिनेशन याद करनी है। प्रोटॉन नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। इसका क्या मतलब है? देखो, एक एलिमेंट की हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, देखो, हमने periodic टेबल आपके पास। अच्छा जी, periodic टेबल में पहले एक काम करते हैं, periodic टेबल दिखा देता हूँ आपको। अच्छा देखो, periodic टेबल में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अब ये periodic टेबल आपके पास एग्जाम में आएगा, गिवन होगा। अच्छा, देखा हुआ होगा, बिल्कुल देखा हुआ होगा। देखो, हमारे पास जो ओ लेवल में periodic टेबल आता है ना, उसमें ये जो चीज होगी, जैसे बेरिलियम है तो ये इसका सिंबल है एलिमेंट का। अब बेरिलियम एलिमेंट जो होगा उसमें सारे के सारे एटम्स बेरिलियम के होंगे। अच्छा, उनकी खास बात क्या होगी? ठीक है, ये इसका जो सिंबल है, इसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, इसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ है। ये जो ऊपर वाला नंबर है, देखो ये की देख लेना, इसमें वो कह रहा है कि ऊपर वाला नंबर एटॉमिक नंबर है और नीचे वाला रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो क्या होता है एटॉमिक नंबर? मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, अभी वो आगे बात करते हैं। अच्छा देखो, अब इसको पीरियोडिक टेबल अभी दिखाने का मकसद क्या है? अभी पीरियोडिक टेबल हम पढ़ नहीं रहे। हमारे पास ये जो ओ लेवल देख रहे हो, ये 2021 के एग्जाम में जो आपके पास पीरियोडिक टेबल आने वाला है वो यही आएगा। ठीक है। अच्छा देखो, अब थोड़ा सा स्टाइल इस वजह से डिफरेंट है, जो पास्ट पेपर्स में जब क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कार्बन उठाता हूँ। कार्बन का ऊपर इन्होंने 6 प्रोटॉन नंबर लिखा हुआ है, नीचे मास नंबर लिखा हुआ है। अच्छा देखो, जब क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन में अक्सर उन्होंने यूं लिखा हुआ होता है कार्बन 12 6, मतलब एटॉमिक मास ऊपर कर देते हैं और प्रोटॉन नंबर नीचे कर देते हैं। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी प्रैक्टिस भी यही है कि मैं इस तरह से लिखता हूँ, एटॉमिक मास ऊपर होता है, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर नीचे होता है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब आप पेपर कर रहे होगे तो अगर कोई एलिमेंट आ जाता है, आप कंफ्यूज वैसे तो हो गए नहीं, जब तक इतनी केमिस्ट्री पढ़ चुके होगे कि आपको अराउंड फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के प्रोटॉन नंबर और मास नंबर जो है वो सारे याद हो चुके होंगे। लेकिन इन केस अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जिसके बारे में आपको नहीं पता, और अगर उसके ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है, लेट से मैं कह रहा हूँ ये आ जाता है 10 आ जाता है, अब आपको नहीं पता 10 का 50 प्रोटॉन नंबर है या मास नंबर है, क्या है, तो आपने जिस प्रोडक्ट टेबल जो आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा, आपने उसकी की देखनी है। वैसे तो यही प्रोडक्ट टेबल आएगा क्योंकि 2021 के लिए ही है। तो आपने देख लेना है कि ऊपर एटॉमिक नंबर है या रिलेटिव एटॉमिक मास है। बहरहाल, ये तो एग्जाम में हमारे पास पता है ये प्रोडक्ट टेबल आएगा, लेकिन जितने भी आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे तो प्रोडक्ट टेबल जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर ही एटॉमिक नंबर हो और नीचे मास नंबर हो, ये चेंज होता रहता है। किसी बुक के प्रोडक्ट टेबल में ऊपर जो है वो मास नंबर होगा, ज्यादातर जो है वो ऊपर मास नंबर ही लिखा हुआ होता है सिंबल के ऊपर, और नीचे प्रोटॉन नंबर ही लिखा हुआ होता है। तो यू हैव टू स्टे विजिलेंट अबाउट इट। ठीक है। अच्छा जी, मैं कह रहा था कि हम किसी भी एलिमेंट को ले लेते हैं, लेट्स से सोडियम। सोडियम का जो सिंबल है वो है Na। मैं ऊपर इसका यहाँ पे 23 लिख रहा हूँ, नीचे 11 लिख रहा हूँ। ये जो मैंने नीचे लिखा है ना, दिस इज प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर। अच्छा, ये जो ऊपर लिखा है दिस इज मास नंबर। देखो क्या होता है कि सोडियम है, सोडियम का न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के हमारे पास मास नंबर बनता है, और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। ये देख के कैसे पता चलेगा? ये सोडियम का सिंबल है Na, इसके पास जो नीचे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं। सोडियम के पास प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। और सोडियम के पास न्यूट्रॉन्स अगर मैं पूछूं कितने हैं, तो आप कैसे निकालोगे? देखो, मास नंबर याद रखो, मास नंबर, या इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं।
इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये मास नंबर है विच इज 23। प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 है। तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे वो आप निकाल लो। 23 माइनस 11, तो न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ गए 12। इट मीन्स सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, 12 न्यूट्रॉन्स हैं। अच्छा, जिस एटम के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। because number of protons is always equals to number of electrons in a stable atom। मतलब अगर तो एटम ने इलेक्ट्रॉन अपने लूज और गेन नहीं किया हुआ है तो जितने प्रोटॉन्स हैं 11 प्रोटॉन्स हैं, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी फिर 11 ही होंगे। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, लेकिन ये आज जरूर सुनो सारी की सारी, क्योंकि इसके बाद ये इतनी सिंपल सिंपल चीजें आप लोग को बताई नहीं जा रही होंगी, और इसकी बेसिस पे फाउंडेशन है ना, और इसकी बेसिस पे पूरा आपकी केमिस्ट्री की बिल्डिंग जो है वो खड़ी होती जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी चीज जो है, अगर प्रॉब्लम हो रही हो, कोई कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम हो, तो प्लीज पूछ लेना। इसको बिल्कुल लाइटली लेके जो है यार ये तो आसान सी चीज है, 1-2 मार्क की आएगी, छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि इससे फिर आगे आपकी जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ोगे ये सब इससे लिंक्ड है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे प्रोटॉन नंबर मैंने दे दिया। प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर भी इसको कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, एक डेफिनेशन इसकी ये बन जाती है। अच्छा, इसके बारे में और सुन लो। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। इसका क्या मतलब है? अगर मेरे पास मैंने गोल्ड का एलिमेंट उठाया है, ठीक है, जब बल्कि सोडियम पढ़ रहे थे ना, सोडियम का लिया है, तो सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे, सोडियम एलिमेंट में से मैंने जितने भी एटम निकालता जाऊंगा सब सोडियम के ही होंगे ना। जब सब सोडियम के होंगे तो उनके सबके प्रोटॉन नंबर भी सेम होंगे, मास नंबर भी सेम होंगे। ठीक है, तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट से अगर मैं एटम निकालूंगा उठाऊंगा तो उसका सारे के सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा। यानी सोडियम है तो उसका 11 ही होगा। अगर एटॉमिक नंबर 11 से हट के कुछ और हो जाएगा, इसका मतलब है वो तो सोडियम नहीं है, वो कोई और एलिमेंट का एटम है। एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। यस, अब अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास ये पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, मैं कहूँ कि यार मुझे ये नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन इसका मुझे मास नंबर भी नहीं पता, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो एटॉमिक नंबर 20 होने का मतलब है कि आप बोलोगे ये कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम को ही सिर्फ एटॉमिक नंबर 20 दिया, और किसी एलिमेंट के एटम को हमने एटॉमिक नंबर 20 नहीं दे सकते। मतलब 20 जो है वो कैल्शियम का ही कैरेक्टरिस्टिक है। तो एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नहीं पता था ये क्या है, लेकिन मैंने बोला कि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है, तो आप बोलोगे पोटेशियम है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार मैं सिर्फ मास नंबर बता रहा हूँ, कंसिडरिंग टाइटेनियम, ठीक है, मुझे सिंबल नहीं पता, मुझे इसका नाम भी नहीं पता, और मैंने एटॉमिक नंबर छुपा दिया, मैं कह रहा हूँ मास नंबर 48 है। तो आप मास नंबर से जज नहीं कर सकते हो कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन से एलिमेंट का एटम है। दिस इज द एटॉमिक नंबर विच कैन टेल कि भाई हमारे पास ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर बताएगा कि ये एलिमेंट जो है वो कैल्शियम है या स्कैंडियम है या मैग्नीशियम है या सोडियम है। मास नंबर हमें कभी भी नहीं बता सकता। ठीक है, अच्छा जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, कोबाल्ट और निकेल को, तो हमारे पास कोबाल्ट का 27 है और निकेल का 28 है, प्रोटॉन नंबर है। मतलब जिस एटम का भी प्रोटॉन नंबर 27 है तो मैं बोल दूंगा आंखें बंद करके कि भाई कोबाल्ट की बात हो रही है। अगर मैं कहूंगा एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक, जिसके एटम्स का एटॉमिक नंबर है 28, मैं बोलूंगा निकेल है। लेकिन मास नंबर अगर मैंने 50 देख लो, दोनों का 59 है, तो इससे कैसे पता लगेगा कि कोबाल्ट है या निकेल के एटम है। ठीक है, तो मास नंबर इज नॉट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। जैसे आपका नाम आपकी आइडेंटिफिकेशन है ना, इसी तरह एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन उनका प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर है। इसलिए एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है, एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर किया, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर यानी
सबसे पहले लिया हाइड्रोजन, इसके पास उसका प्रोटॉन नंबर था 1। 1 का क्या मतलब है, इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है। और फिर एक और मिला 2, सॉरी ये मैंने 1 जो है वो नीचे बना दिया, ये वाला 1 है। 2 वाला हीलियम, 3 4 देख रहे हो, 5 6 7 8 9 10 11 12 अरेंज किया हुआ है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर, राइट। अच्छा जी, तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे याद करने हैं। A pure element have the same type of atoms only। ये वही बात है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास गोल्ड है, तो गोल्ड के मैं गोल्ड एलिमेंट से, अगर मेरे पास प्योर गोल्ड एलिमेंट है तो उसके सारे एटम पे गोल्ड के ही होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बीच में वो सिल्वर भी निकल रहा है, वो कॉपर भी निकल रहा है, नहीं। सारे एलिमेंट, सारे के सारे एटम्स गोल्ड के होंगे और उन सब का प्रोटॉन नंबर सेम होगा क्योंकि वो सारे के सारे गोल्ड के हैं। अब अगर यहाँ पे गोल्ड को देखो तो गोल्ड हमारे पास ये रहा, ठीक है, इसका प्रोटॉन नंबर 79 है। तो प्योर एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही एलिमेंट के होते हैं, गोल्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब गोल्ड के बहुत सारे एटम्स मैं एक जगह पे ला के रख दूं तो वो क्या कहलाएगा, वो गोल्ड कहलाएगा कि गोल्ड एलिमेंट बन गया। सही है। सिल्वर के बहुत सारे एटम्स में एक जगह पे ला के रख दूं तो वो क्या बन जाएगा, सिल्वर मेटल बन जाएगा, सिल्वर एलिमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज और क्लियर करो कि एटम और एलिमेंट में क्या फर्क है। ठीक है, कि हमारे पास जो भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एलिमेंट के एक पर्टिकुलर टाइप के एटम से बना हुआ होता है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा जो एलिमेंट है ये लेट्स सोडियम है, सोडियम एलिमेंट अगर ये है तो इसका क्या मतलब है, इसके अंदर सारे के सारे एटम जो हैं वो सोडियम के हैं। ठीक है, जिनका प्रोटॉन नंबर 11 है या एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, एक सोडियम का एटम, दूसरा सोडियम का एटम, तीसरा सोडियम का एटम, जब ये सारे एक साथ रख दोगे तो ये पूरी चीज क्या कहलाएगी, सोडियम एलिमेंट। सही है। देखो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोग बाद में जाके गलत कर रहे होते हो। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आप पेपर भी निकाल लोगे, शायद ना पता चले और इससे कहीं मार्क्स भी शायद कट रहे हो शायद ना कट रहे हो, लेकिन अक्सर ये चीजें फंसा देती हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट इनमें क्लियर ना हो रहा हो। अगेन अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पूछते जाना। ठीक है, देन वी हैव मास नंबर। मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये बात हो गई है। मास नंबर को हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं या न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, मास नंबर के दो नाम है, मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगेन दिस इज द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस के अंदर एटम के प्रोटॉन कितने हैं प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं वो दोनों मिला दोगे अगर तो वो मास नंबर बन जाएगा। जैसे सोडियम है, अब देखो अब ये सिंबल विल मेक सेंस, ये सोडियम है, इसके नीचे 11 है, ये प्रोटॉन नंबर है। देखो पीरियोडिक टेबल में 11 ऊपर मिलेगा सोडियम के, मास नंबर नीचे मिलेगा। मैं क्यों उल्टा लिख रहा हूँ, क्योंकि पास्ट पेपर में यूजुअली इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, हमारी पढ़ाने की प्रैक्टिस ऐसे हुई है और क्योंकि पास्ट पेपर के क्वेश्चन ऐसे हैं तो वो इस तरह से, क्या इस तरह से ही आदत बनी हुई है। और मैं भी एडवाइस करूंगा कि प्रोटॉन नंबर नीचे लिखो, मास नंबर ऊपर लिखो। लेकिन जब पीरियोडिक टेबल रेफर कर रहे होगे जो आपके पास एग्जाम में आ रहा होगा तो उसमें की देख लेना कि प्रोटॉन नंबर नीचे है या मास नंबर नीचे है। तो ये इतने कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, वो कर लोगे इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, मास नंबर और प्रोटॉन नंबर से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालना है, दोनों को माइनस कर दोगे, सिंपल है। ठीक है, तीसरी चीज पे हम आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो हमने तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं, सही है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कैसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, भाई अगर सोडियम है, सोडियम की मैंने क्या बात की, 11 प्रोटॉन नंबर है, जितना मैंने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसका क्या मतलब है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स क्या सारे के सारे एक ही जगह पे रिवॉल्व कर रहे हैं, एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं या एक दूसरे से दूर दूर हैं। ठीक है, तो वो जिन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेल्स या इलेक्ट्रॉन शेल्स या एनर्जी लेवल्स या शेल्स।
अगर आप सिर्फ एग्जाम में शेल्स का वर्ड भी यूज करोगे तो राइट, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कि एनर्जी लेवल्स, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन शेल्स, और सिर्फ शेल्स के बाहर किस चीज को कहना चाह रहा है। ये तीन नाम है, डिफरेंट नाम आते हैं, सिलेबस में भी ये दो तीन नाम आपको दिए हुए हैं। तो आप अगर आंसर लिखते हुए सिर्फ शेल्स यूज कर लोगे तो आपका आंसर सही होगा। अच्छा, इस शेल्स के बारे में क्या पढ़ना है कि हमारे पास ईच शेल कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ठीक है। और फर्स्ट शेल ऑलवेज हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 से ज्यादा नहीं आ सकते लेकिन 8 से कम हो सकते हैं। अच्छा जी, ये जो पहला शेल है इसको फर्स्ट शेल कहोगे, फिर ये जो बीच में शेल्स आ रहे हैं उनको इनर शेल्स कहते हैं, और जो बिल्कुल आखिरी वाला शेल होता है उसको हम आउटर शेल या वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। आउटर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको फिर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके। अच्छा, अब मेरे पास सोडियम है। अब सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है। 11 प्रोटॉन का मतलब क्या है कि उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं वो पढ़ने देखने के लिए आपने एक चीज सीखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, देखो पहले शेल में हमेशा याद रखो, पहले एनर्जी शेल जो है न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी एटम का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। उसके बाद वाले जो है उसमें 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, और जो जितने बचेंगे फिर आखिरी शेल में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये 11 था तो पहले में तो 2 आ सकते हैं, मैंने 2 लिख दिया, फिर 8, और फिर अब सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अब बचा ही एक है तो आखिरी शेल में एक आएगा। सिमिलरली अगर पोटेशियम को देखो तो पोटेशियम के पास 19 प्रोटॉन नंबर है, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 8 से ज्यादा आ नहीं सकते, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। अब तीसरे में 8 और आ गए तो अब टोटल कितने हो गए, 18 हो गए, राइट। अच्छा, अब बचा क्या, एक, तो अब आखिरी शेल में एक ही आएगा ना। इसको बनाओगे कैसे, सिंबल लिखोगे बीच में पोटेशियम का जैसे ये लिखा, उसके सराउंडिंग में कितने शेल्स बनने हैं, देखो एक शेल, दो शेल, तीन शेल, चार शेल, टोटल 4 शेल्स बनना है, ठीक है। पहले शेल में 2 डाल दिए तो आप एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, फिर दूसरे में आपने 8 है तो पेयर्स में डालोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में बनाओगे, 2 7 2 7 2 7। लेकिन अगर सिर्फ 2 ही हैं तो अलग अलग बना दोगे। तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो आपने 2 2 के पेयर्स में बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट शेल में एक था तो आपने एक बना दिया। अच्छा देखो, अब आप इलेक्ट्रॉन जो है वो डॉट से भी शो कर सकते हो और क्रॉस से भी शो कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है कि आपने किस तरह से शो करना है। एग्जाम में दोनों अलाउ करता है। आगे जब देखो ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे हुई हुई होंगी, जब तक अभी आप केमिस्ट्री के 3 4 चैप्टर्स पढ़ लोगे ना, ये चीजें जो है सिर्फ फिंगर टिप्स पे हैं, मतलब ये बेसिक है हमारे पास बाकी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आगे। अच्छा जी, अब लेट से क्लोरीन। क्लोरीन हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है। उसको उसका सिंबल Cl है, प्रोटॉन नंबर 17 है, मास नंबर 35.5 है। 17 प्रोटॉन नंबर होने का क्या मतलब है कि उसके पास 17 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं इसको। क्लोरीन 17, प्रोटॉन्स कितने हो गए हमारे पास 17, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास 17। इसको बनाओगे कैसे, क्लोरीन है, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इलेक्ट्रॉन शेल्स में किस तरह से अरेंज है, इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा जी, तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले शेल में हमें पता है 2 आ सकते हैं, दूसरे में हमें पता है कि 8 आएंगे, 8 से ज्यादा आ नहीं सकते, कितने हो गए 10, हमें कितने करना है 17। अच्छा जी, उसके बाद अब 10 हो गए, अब 17 करने के लिए मैं 8 तो नहीं लिखूंगा ना, अब 7 लिखूंगा क्योंकि टोटल कितने हो जाएंगे 17। तो शेल्स कितने बने हैं मेरे पास, 3 शेल्स बने, ठीक है। मतलब क्लोरीन के अराउंड मुझे कितने शेल्स बनाने पड़ेंगे, 3 शेल, एक तो ये बनाया हुआ है मैंने, दूसरा और तीसरा। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं इसके, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
दो हैं तो मैंने अलग अलग बना दिए। दूसरे शेल में मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2। तीसरे शेल में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना होगा, बनाने के लिए आता रहा है और आ जाता है। अब ये ऐसी चीजें अगर आती हैं तो आप लकी हो कि आसान चीजें गलत नहीं करोगे। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन एटम। सही। अच्छा देखो, बुक्स अगर पढ़ते हो अच्छी बात है, वैसे ऐसे नीड नहीं होगी बुक पढ़ने की, क्योंकि जो हैंड आउट है उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपको बुक्स पे जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बहरहाल अगर बुक्स पे पढ़ी हो कभी या पढ़ते हो या पढ़ने का शौक है तो अच्छी बात है। बुक में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 आ गया, फिर तीसरे में ना वो 18 लिख देता है, फिर 32 लिख देता है। ठीक है। हाँ, ये बात क्या है, देखो ये बात आपने ए लेवल में जाके पढ़नी है। हमारे पास ओ लेवल के कोर्स में आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। एवरी शेल कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आएंगे। अगर बच है ही नहीं 8 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए किसी शेल में, तो जितने हैं उतने डाल दोगे, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं आएंगे। और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये रूल है, ये याद रख लो। ठीक है, रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये क्लास में मैं सब लिखवा रहा होता हूँ, तो अभी लिख सकते हो तो लिख लो कि फर्स्ट रूल इज कि फर्स्ट शेल can only hold up to 2 electrons, and second rule is no shell can hold up to no shell can hold up to more than 8 electrons। ठीक है। फर्स्ट शेल के बारे में क्या है, फर्स्ट शेल कैन ओनली होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड, ये कहीं देखो एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा रूल, ये बस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, याद कर लो, रट्टा लगा लो, अपने वर्ड्स में याद कर लो, उर्दू में कर लो, इंग्लिश में कर लो, सिंधी में कर लो, पंजाबी में कर लो, जिसमें करना चाहो कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। सेकेंड रूल क्या है कि किसी भी शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। भाई फर्स्ट में नहीं कहना कि फर्स्ट में जो है फिर 3 भी आ सकते हैं, नहीं, फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। सेकंड वाले में किसी में, थर्ड वाले में, फोर वाले में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। फर्स्ट में तो 2 से ज्यादा ही नहीं आ सकता, फर्स्ट की तो कहानी हटा दो, फर्स्ट की अलग चल रही है। बाकी शेल्स में, in rest of the shell no shell can hold up to maximum of 8 electron। ठीक है, other shells cannot hold more than 8 electron। ठीक है। अच्छा, आगे जाओगे लेवल में तो फिर तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं। सेकंड शेल, थर्ड शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ जाते हैं। तो वो असल में यहाँ पे अभी आपको गलत नहीं पढ़ाया जा रहा। ओ लेवल में सिलेबस रिक्वायरमेंट इतनी है कि आपने आगे डीप में नहीं जाना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के। ए लेवल में हम आपको डीप में लेके जाते हैं, तो वहां जाके फिर आपने ए लेवल में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वहां पे क्योंकि शेल्स को और फिर ना स्पेसिफिक करके पढ़ते जाओगे। बहरहाल यहाँ पे इतना याद रखना है, बस ये दो रूल याद रखना है कि फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, बाकी जितने भी शेल हैं उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। दैट्स इट। ठीक है। अब देखो, लेट्स से क्लोरीन, क्लोरीन की अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बना ली थी ना, 287। अभी हम बनाते हैं आर्गन की। आर्गन ए आर होता है, इसका प्रोटॉन नंबर 18 है। 18 का क्या मतलब, देखो फर्स्ट शेल में तो 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकते ना, सेकंड में 8 लगा दो, 10 हो गया, मुझे टोटल 18 करना है। अब
थर्ड में आप 8 लगाओगे तो 18 हो जाएंगे। सही है। इस तरह देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन। तो आपने काम क्या होगा, आपने पहले इस प्रोडक्ट टेबल से इनका सिंबल लेना है, सिंबल लेने के बाद इनका प्रोटॉन नंबर लेना है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फिर आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर हाल में इसकी लिखनी है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। आयंस क्या होते हैं? अच्छा देखो, हमारे पास जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं, उसमें देखो हर एटम की ख्वाहिश होती है कि वो स्टेबल है। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि वो चाहता है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखे। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू एलिमेंट जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम आ जाते हैं, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे तो वो बोलेंगे हम स्टेबल हैं। वरना बाकी सारे के सारे एटम्स कहते हैं कि नहीं, हमारे जब आउटर मोस्ट शेल होगा, यानी जो सबसे लास्ट वाला एनर्जी शेल होगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम अपने आप को स्टेबल फील करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है। ठीक है, सोडियम Na, प्रोटॉन नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 281। ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि सोडियम को जब स्टेबिलिटी चाहिए तो वो चाहेगा कि उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो ना, तो वो उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, जब जाके वो 288 बन जाएगा। लेकिन उसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए आसान क्या है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दूं। जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अब उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? देखो इसके पास 3 शेल थे, 1 2 3। अब उसका आउटर मोस्ट शेल शेल थर्ड नहीं है बल्कि सेकंड शेल है, क्योंकि थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। जब एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया तो शेल तो रहा ही नहीं ना जिसमें इलेक्ट्रॉन था। जब इलेक्ट्रॉन होगा तो ही शेल होगा। तो अब उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा कहलाएगा? जो उसका सेकंड लास्ट शेल था पहले। अब सेकंड शेल जो है वो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल बन गया। तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये स्टेबल हो गया। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए। ओके। अच्छा देखो, जब एटम ये हरकत करता है ना, या तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा या वो लूज कर रहा होगा। सोडियम के केस में वो लूज कर रहा है। क्लोरीन की केस की बात करें ना, क्लोरीन क्लोराइड, क्लोरीन 17, राइट। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 287। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। आप कहो कि यार या तो इसका आउटर मोस्ट शेल ही खत्म कर दो, आखिरी वाला। ठीक है, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स उससे लूज करवा दो, या एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दो। तो ज्यादा आसान काम क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट विल बी 288, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये गेन करने के बाद जो है वो स्टेबल हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे। जब एटम्स ये हरकत कर रहे होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं या गेन कर रहे होते हैं, तो फिर एटम्स आइंस बन जाते हैं। ठीक है, अब आइंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस। ठीक है, ये बात याद रखना कि एटम ये हरकत करता क्यों है। ये इसलिए करता है क्योंकि उसको अपना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, सिवाय कुछ एलिमेंट्स के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स के अलावा भी खुश स्टेबल फील करते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं। हाइड्रोजन है, वो उसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो बोलेगा मैं स्टेबल हूँ। हीलियम है तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोलेगा मैं स्टेबल हूँ। लिथियम है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बोलेगा स्टेबल हूँ। लेकिन जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, ये कहेंगे नहीं, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ही हम कहेंगे स्टेबल है। इनका जो बार है वो ज्यादा हाई है। लेकिन बेचारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो है ना, वो कहता है यार बस 2 ही इलेक्ट्रॉन मेरे आउटर मोस्ट शेल में है तो बस सही है, मैं स्टेबल कहलाऊंगा। ठीक है, सादिक आदमी है। अच्छा जी, आयंस हमारे पास दो तरह के हैं, कैटाइंस और एनाइंस। अब देखो क्या फर्क है कैटाइंस और एनाइंस में। कैटाइंस वो वाले आयंस हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कैटाइन बन जाता है। जैसे सोडियम है, इसने लूज किया है ना, तो लूज करने के बाद जो सोडियम का आयन बनेगा उसको हम कहेंगे कैटाइन। और क्लोरीन ने गेन किया है तो गेन करने के बाद इसका जो कैटाइन बनेगा उसको हम कहेंगे एनाइन। अच्छा, ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है। देखो डेफिनेशन तुम लोग को मिल जाएंगी। आयंस क्या होते हैं?
वो डेफिनेशन यहाँ से कर लेना, कैटाइन क्या होता है वो डेफिनेशन यहाँ से कर लेना। डेफिनेशन की तरफ मैं वापस आता हूँ, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि कैटाइन एनाइन बन कैसे रहा है। सोडियम मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं बार बार सोडियम की एग्जाम्पल लेता हूँ। सोडियम Na, प्रोटॉन नंबर इज 11। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपको कि इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आप कहोगे 11 है भाई। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप कहोगे वो भी 11 है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, +1। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, -1। अच्छा, मैं जो है ना सिंपल इनको P और E लिख रहा हूँ। प्रोटॉन इज +11, इलेक्ट्रॉन इज -11। अच्छा, अब देखो इसका नेट चार्ज क्या होगा इस पूरे एटम पे। कि अगर मैं सोडियम एटम बना रहा हूँ तो ये पहला शेल बना, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। पहले शेल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। दूसरे शेल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरे में 1 था। इसका जो नेट चार्ज बना था, वो नेट चार्ज क्या बन रहा है, देखो +11, 11 प्रोटॉन है, -11, तो नेट चार्ज 0 बन रहा है। लेकिन सोडियम स्टेबल नहीं है, खुश नहीं है अपनी जात से। वो चाहता है कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो वो क्या करेगा, लूज करेगा, इट टेंड्स टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो वो सोडियम आयन बना लेगा फिर, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सोडियम +1 आयन बना देगा। प्रोटॉन नंबर तो 11 ही रहेगा ना, तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से तो कुछ भी नहीं गया, इलेक्ट्रॉन्स गए आउटर शेल से। तो देखो अब हुआ क्या, इसके पास प्रोटॉन कितने थे, +11, इलेक्ट्रॉन 1 चला गया, तो कितने रह गए, 10। चार्ज कितना है, माइनस। अब अगर मैं नेट चार्ज आपसे निकालने के लिए कहूँ उसका, तो कैसे निकालोगे, +11 -10, नेट चार्ज कितना आ जाएगा, +1। देखो ये यही वाला +1 है जो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। Na+1, तो सोडियम आइन इसको हम कहते हैं, Na+1 हो गया, ठीक है। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे, एक शेल, दूसरा शेल, तो तीसरा शेल था यहाँ पे, शेल 3, वो तो अब रहा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन वो वैसे के वैसे हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन वो वैसे के वैसे हैं। लेकिन अब जो सेकंड शेल है इसका, वो इसका आउटर शेल बन गया है, ठीक है। अब ये आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपने आप को स्टेबल कहलाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इसके ऊपर एक चार्ज आ गया, +1। देखो एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चला गया ना, एक नेगेटिव चार्ज चला गया, तो -11 से चार्ज क्या हो गया, -10। नेट चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव भी पहले 11 थे, नेगेटिव भी 11 थे, तो ओवरऑल 0 था। अब पॉजिटिव तो 11 है, लेकिन नेगेटिव 10 हो गए, तो ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। ऐसा नहीं हुआ कि इसने कोई पॉजिटिव चार्ज गेन किया है, बल्कि एक नेगेटिव चार्ज इसमें से कम हो गया, जिसकी वजह से रिलेटिव इफेक्ट क्या है, इसका एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, +1। इसी तरह क्लोरीन की अगर बात करें, क्लोरीन क्लोराइड, ठीक है, क्लोरीन का जो आयन बनता है वो बनता है क्लोराइड। अच्छा देखो, जो पॉजिटिव चार्ज जिस पे आता है ना, उसको हम कैटाइन कहते हैं, दिस इज कैटाइन। जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, उसको एनाइन कहेंगे। क्लोरीन को अगर देखें तो क्लोरीन के बारे में तुम लोग जानते हो कि इसका प्रोटॉन नंबर 7 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 17, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, -17। इसका अगर नेट चार्ज तुम लोग निकालोगे, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, +17 -17, डेट वुड मेक 0, ठीक है। लेकिन क्लोरीन खुश नहीं है अपनी जात से, वो उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वो चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ताकि मैं स्टेबल तो फील करूं। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। जब वो गेन कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नंबर तो वही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो गेन और लूज नहीं हो रहा है ना। प्रोटॉन नंबर +17 है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन करा है, तो 18 हो जाएंगे ना। चार्ज तो माइनस ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करे, नेगेटिव चार्ज ही गेन कर रहा है। तो अब नेट चार्ज देखो क्या हो गया, इट इज +17 -18, इट इज -1।
ठीक है, इसीलिए क्लोराइड पे जो चार्ज आता है वो Cl-1 इसका आता है। इसका अगर बनाना चाहो, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना चाहो, क्या बनाने के लिए आता है, बल्कि क्लोरीन है। इसका एक शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। पहले शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2। दूसरे में कितने बनाओगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में कितने बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जब ये आयन बन गया है, क्लोराइड नेगेटिव आयन, Cl-, तो इसके पास शेल तीन ही रहेंगे। तीन शेल क्यों रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं हो रहा है ना। देखो, पहले शेल में इसके पास 1 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिला है तो उसको हमने फिर जो है ना क्रॉस से दिखा दिया। क्रॉस से दिखाने का मकसद ये है कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं किसी और एटम से आया है ना, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन नहीं था, ठीक है। लेकिन ये आने की वजह से इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो गया है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, तो क्लोरीन जो है वो स्टेबल हो गया और एनाइन बन गया है, क्लोराइड आइन। क्लोराइड आइन कहते हैं इसको, क्लोरीन क्लोराइड। अच्छा देखो, हमारे पास डेफिनेशन में आयंस क्या होते हैं, when an atom gains or loses electron in order to complete their outer shell so that to achieve stability they form ions। जब भी एटम इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या लूज करेगा, so that to achieve stability, ions। ठीक है, when an atom gains or loses an electron in order to complete their outer shells। ठीक है, अगर तुम लोग चाहो तो ये लाइन हटा दो बेशक, when an atom gain or loses an electron to achieve stability they form ions। ठीक है, इतनी भी एग्जाम में लिख दोगे, it will do, it will get you your marks। केटाइन क्या है, when an atom loses an electron it gains a positive charge। अभी बता दिया ना, सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया था। लूज करने से पॉजिटिव चार्ज कैसे आया था, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया था, तो रिलेटिवली एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था। ओके, इसी तरह एनाइन की डेफिनेशन क्या है, व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट गेट्स अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये सारी वही बात है, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन किस तरह से हो रहा है जो मैंने तुम लोग को अभी बताया, फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस किस तरह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2 6। प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, +8, और इलेक्ट्रॉन भी -8। इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 8 चाहिए, तो ये 2 गेन करेगा ना। जब ये 2 गेन करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, -10। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन थे -8, 2 गेन कर लेगा तो कितने हो जाएंगे, -10। इसका नेट चार्ज क्या बन जाएगा, +8 -10 -2। इसलिए जब ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्साइड आयन बनाता है तो उस पर हम O2 नेगेटिव लिखते हैं, क्योंकि उस पर चार्ज 2 नेगेटिव आ जाता है। सही। अच्छा, यहाँ पे चार्ज कैसे दिखाओगे क्लोराइड आयन का, देखो यहाँ पे जो है ना ऐसे ब्रैकेट लगाने का, और यहाँ पे -1। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द आयंस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है सब सारे एलिमेंट्स की, और उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है, एटम का भी, और आयन बनने के बाद कैसा होगा, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे क्लोरीन का बना के दिया ना तुम लोगों को, वैसे बनाना है। पहले एटम का बनाओगे, फिर इसका बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखोगे इसकी। जैसे यहाँ पे 2 8 7 है ना, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8। अच्छा जी, जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखो नेचर में हमारे पास क्लोरीन, जैसे क्लोरीन एटम है, ठीक है, और इसका प्रोटॉन नंबर 17 है, मास नंबर जो है 35 है। लेट से मैं अगर आपसे कहूँ कि हमारे पास एक बॉक्स में क्लोरीन एटम मैंने का डालो,
सैंपल जितना भी क्लोरीन एटम है सारा डालो। डालते हम लोगों ने 100 क्लोरीन एटम्स डाल दिए। उन 100 क्लोरीन एटम्स को जब देखा तो उसमें से एक्चुअली हमारे पास, अगर मैं कह रहा हूँ कि वो क्लोरीन एटम है, तो एक बात तो बिल्कुल तुम लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि उसका जो प्रोटॉन नंबर है वो तो 17 ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन नंबर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। अगर सारे के सारे एटम्स का प्रोटॉन नंबर 17 नहीं है, किसी एटम का प्रोटॉन नंबर अगर 17 नहीं है तो वो क्लोरीन नहीं है, वो फिर कुछ और है, तो निकाल दो उसमें से। लेकिन सारे, अगर मैं सब कह रहा हूँ कि सारे के सारे एटम्स क्लोरीन के हैं, तो उन सबका प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर 17 होना चाहिए है हर हाल में, वरना तो वो क्लोरीन नहीं हो सकता। लेकिन देखो मास नंबर जो है ना वो जरूरी नहीं है सबके सेम हो, ठीक है। मास नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। मास नंबर डिफरेंट होने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो गए। देखो प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। अब अगर मास नंबर मैं कह रहा हूँ कि इस क्लोरीन का, पहले वाला ये जो क्लोरीन है, दो तरह के एटम है, एक 35 है, एक 37 है, ठीक है। तो अब न्यूट्रॉन्स यानी डिफरेंट है ना, इसमें इसमें 18 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें 20 न्यूट्रॉन्स हैं। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड करोगे तो मास नंबर बनता है। 17 प्लस 18 करोगे तो आपके पास 35 बन जाएगा। प्रोटॉन नंबर तो चेंज हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 17 प्लस 20 करोगे तो फिर हमारे पास 37 बनेगा। इट मीन्स के कोई एलिमेंट के एटम्स में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि उसका जो मास नंबर है यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट हो। तो क्या अब हम इसको अगर क्लोरीन कह रहे हैं तो क्या इसको क्लोरीन कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन नंबर 17 है और हमने शुरू में ये बात डिसाइड कर ली है कि अगर किसी भी चीज का प्रोटॉन नंबर 17 है, क्योंकि हर एलिमेंट जो है वो अपने प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर से पहचाना जाता है। अगर प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर 17 है तो वो हर हाल में फिर क्लोरीन ही है, ठीक है। अब क्या करें? इसका क्या मतलब है? क्लोरीन के दो डिफरेंट टाइप के एटम्स मिल रहे हैं, सही है, ऑन द बेसिस ऑफ द मास नंबर, क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के एटम्स है ना, इनको हमने आपस में नाम दिया आइसोटोप्स। दीज आर आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या है? दे आर दी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। मतलब एटम्स हैं सेम एलिमेंट के। मतलब सेम एलिमेंट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई क्लोरीन ही है ना दोनों। तो ये भी, ये वाला एटम भी क्लोरीन 35 वाला भी क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन 37 वाला भी क्लोरीन का एटम है। तो सेम एलिमेंट के एटम्स हैं विद डिफरेंट मास नंबर या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कह दो, क्योंकि मास नंबर डिफरेंट किस वजह से है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से है ना। ये 18 है, ये 20 है। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या बनती है? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जगह पे विद डिफरेंट मास नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये हमारे पास नेचुरली मिलता है ऐसा। अब ये किस, फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है, सोडियम 11, इसका एक 23 वाला भी मिलता है, एक 24 वाला भी मिलता है। लेकिन ये जो 24 वाला है ना, ये बहुत कम होता है। जैसे क्लोरीन है, मैं यहाँ पे बात आधी रह गई, क्लोरीन के मैंने 100 एटम्स लिए ना क्लोरीन के, तो उसमें से क्लोरीन 35 मास वाले कितने होंगे, क्लोरीन 37 मास वाले कितने होंगे? तो 100 एटम्स में से क्लोरीन 35 वाले जो है मेरे पास 75 एटम्स होंगे, और क्लोरीन 37 वाले मेरे पास 25 एटम्स होंगे। इट मींस अगर मैं परसेंटेज की टर्म्स में बात करूं तो 75 ओवर 100 इंटू 100, परसेंटेज ऐसे निकालते ना, 75 डिवाइड बाई टोटल इंटू 100। ये कितने? 25 डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100। तो ये परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 75%। और ये परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 25%। तो मतलब ये वाला क्लोरीन का आइसोटोप, इन एटम्स को आपस में हम आइसोटोप कहेंगे। क्लोरीन का ये वाला 35 वाला आइसोटोप कितने परसेंट होता है? 75%। और क्लोरीन का 37 वाला आइसोटोप कितने परसेंट होता है? 25%। देखो ये परसेंटेज क्या बता रही है। लेट से मैंने एक मुट्ठी क्लोरीन या एक मुट्ठी सोडियम उठा लिया, ठीक है। तो उसमें जितना भी मेरे पास सोडियम आया है उसमें से, या क्लोरीन मैंने चलो एक मुट्ठी उठा लिया, मेरे पास जितने भी क्लोरीन के एटम्स आए उसमें से 75% एटम्स जो है वो क्लोरीन 35 वाले होंगे और 25% क्लोरीन 37 वाले होंगे।
ठीक है, तो ये आइसोटोप्स होते हैं और ये जिनकी परसेंटेज है इनको हम कहते हैं आइसोटोपिक अबंडेंस। आइसोटोपिक अबंडेंस या आइसोटोपिक परसेंटेजेस। नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम इसका बहुत इम्पोर्टेंट है एज पर आवर सिलेबस। तो दिस इज नोन एज आइसोटोपिक अबंडेंस। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। अभी पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं आइसोटोप्स के। हाइड्रोजन, हमारे पास एक कुछ आइसोटोप्स की एग्जांपल देख लेते हैं। ये बीच में जो रेड लाइन आ रही है इसको प्लीज इग्नोर कर देना, पता नहीं कहाँ से आ गया। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के भी हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप से मतलब सारे के सारे एटम्स हाइड्रोजन के होंगे, तो प्रोटॉन नंबर सबका 111 है, मास नंबर चेंज हो रहा है। मतलब इसमें न्यूट्रॉन्स जो हैं पहले वाले में प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, क्योंकि मास नंबर 1 है। इसका मतलब है कि सारा का सारा मास जो है वो प्रोटॉन्स की वजह से बन रहा है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। इसके पास 2 है, मतलब प्रोटॉन 1 है और फिर न्यूट्रॉन भी 1 होगा तो मास नंबर 2 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे वी हैव 2 न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन नंबर सबका सेम है, जब भी तो हम इन सब तीनों को हाइड्रोजन कह रहे हैं। इसका जो पहला नाम दिया हुआ है वो होता है प्रोटियम, दिस इज प्रोटियम। दूसरे का जो नाम दिया हुआ है वो दिया हुआ है ड्यूट्रियम, और तीसरे का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ट्रीटियम। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। कभी कभार इनका सिंबल जो है ड्यूट्रियम का, जैसे डी यूज करता है क्वेश्चन में, वो जैसे वाटर होता है ना H2O, इसी तरह D2O, इसको हम कहते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, सिलेबस में नहीं है लेकिन हैवी वाटर जो है वर्ल्ड वॉर 2 में जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब न्यूक्लियर रिएक्टर बनते हैं तो हैवी वाटर यूज होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं, जैसे एटम बम बनना था, तो हैवी वाटर उसमें एज अ क्या कहते हैं कूलिंग प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सर्च करना है इसके बारे में, पढ़ना इंटरेस्टिंग चीज है। कुछ एग्जांपल्स आइसोटोप्स के एंड यूजेस। कार्बन 14, कार्बन का मास नंबर होता है 12, प्रोटॉन नंबर होता है 6। ये हमारे पास है जो प्रोडक्ट टेबल में हमें मिलता है, लेकिन इसका एक आइसोटोप भी होता है कार्बन 14। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग, आर्कियोलॉजिकल डेटिंग भी इसको कहते हैं। वो अगर तुम लोगों ने न्यूज में सुना हो, वो नहीं कहते कि आर्कियोलॉजिकल डेटिंग क्या होती है, कि कोई पुराने खंडर मिलते हैं, ठीक है, कोई किसी दरख्त की वो एज बता रहे होते हैं, कोई डेड बॉडी मिलती है कि ये इतने हजार साल पुरानी डेड बॉडी है, इतने हजार साल पुराने वो कदीम जो है वो मोहनजोदड़ो वगैरह जिस तरह की जो चीज़ें होती हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट जो होती है। तो वो जो कार्बन डेटिंग होती है वो एक्चुअली वो जो इनकी एज बता रहे होते हैं वो कार्बन 14 आइसोटोप यूज करके बताई जा रही होती है। ठीक है, या केमिस्ट्री में तो नहीं, बहरहाल फिजिक्स में इसको डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे एक यू याद कर लो इसका। आयोडीन 131, ठीक है, थायराइड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा होता है। ट्रीटियम, ग्लो इन द डार्क, जो वॉचेस वगैरह में वो जो नीडल चमक रही होती है ना, दैट्स ग्लो इन द डार्क, उसमें ट्रीटियम होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, दो हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं, इट हैज 3 more न्यूट्रॉन्स बट नो मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें 3 more न्यूट्रॉन्स बट नो मोर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो मतलब ये कहना का मतलब ये है कि प्रोटॉन जो है इसके पास इक्वल है। ठीक है, 3 more न्यूट्रॉन्स। आगे क्वेश्चन इस पे लिखा हुआ नहीं है, बट ये जो वर्कशीट में जो है वो क्वेश्चन मिल जाएगा तुम लोगों को। दूसरा देख लो, दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा सल्फ, ये आई गेस ये 15 है, दिस इज फास्फोरस एंड दिस इज सल्फर। दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसका भी क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है। बहरहाल ये भी वर्कशीट में मिल जाएगा जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आइसोटोपिक अबंडेंस देख लो। बात हो गई ना ये जो आइसोटोप की परसेंटेज होती है कि क्लोरीन 35 जो है वो हमारे पास 75% होता है। क्लोरीन 35 मतलब क्लोरीन 35, किसी भी सैंपल में क्लोरीन 35 मास के कितने क्लोरीन होंगे, 75%। अगर 100 एटम्स हैं तो उसमें से 75 क्लोरीन 35 के होंगे, बाकी 25% जो है वो क्लोरीन 37 के होंगे। अच्छा, अब
प्रोडक्ट टेबल में हम क्या लिखें, क्या क्लोरीन 35 लिखें या क्लोरीन 37 लिखें? तो प्रोडक्ट टेबल में हम इनका एवरेज लेके लिखते हैं। अच्छा, अब एक ये एवरेज वाली बात जरा सुन लो, ये थोड़ी सी मैथ से रिलेटेड है कि जब भी आज तक तुम लोगों ने एवरेज निकाला है किसी भी चीज का या मीन निकाला है, ठीक है, तो एवरेज या मीन जब आप निकालते हो तो आप क्या करते हो? अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल आप कोई फ्रूट लेने चले गया मार्केट में, ठीक है, आपने पूछा कि मैंगो कितने रुपीस के, कितने किलो के दिए हैं, कि 1 किलो कितने का है? तो एक ठेले पे आप उसने बताया कि 70 रुपये पर केजी है, एक पे उसने बताया कि भाई 60 रुपये पर केजी, एक पे उसने बताया कि भाई जो है वो 80 रुपीज पर केजी है। तो आप एवरेज कैसे निकालोगे? तीनों को ऐड करा, डिवाइड बाय 3। जब हम ये काम कर रहे होते हैं ना, तो ये हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि इक्वल चांसेस थे, मतलब इन सब की जो परसेंटेज है वो 50-50% है, मतलब इक्वली डिवाइड हुई हुई है परसेंटेजेस, मतलब 100 को मैंने डिवाइड बाय 3 किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो, अब अगर मैं कहूँ कि क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है, अगर मुझे एवरेज इसका जो प्रोडक्ट टेबल में जो मास लिखना है, मैं इन दोनों का एवरेज लेके लिख दूँ, तो मैं क्या करूंगा? 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आती है 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2, ये आती है 36। अच्छा, ये अनजस्टिफाइड वैल्यू है, क्यों? क्योंकि देखो 35 वाले कितने हैं 100 में से, ये 75% है, ये 25% है। अगर आप इसको यूं कर रहे हो तो इसका मतलब पता है आप क्या अज्यूम कर रहे हो कि 50-50% है। 50-50% का क्या मतलब है कि मैं कहूँ कि जो 35 वाला आइसोटोप है ना वो 50% है। 50% का मतलब 50 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 35, और 37 मास वाला क्लोरीन का आइसोटोप वो भी 50% है, तो उसका मतलब हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 100 इंटू 37। अब 50 डिवाइड बाई 100 कितना होता है? 51 जार और 52 जार 100, तो ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अगेन यहाँ भी 1/2, तो ये हो जाएगा 37 डिवाइड बाई 2। तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? 35 प्लस 37। तो ये जो हम मीन निकालते हैं ना ये वाला, तो ये इसका क्या मतलब है कि जब दोनों 50-50% हो, लेकिन हमारे केस में 50-50% तो नहीं है ना। 35 जो है वो 75% है, 37 जो है वो 25% है, तो हमें ये वाली एक्चुअल परसेंटेजेस देखनी पड़ेंगी। तो मुझे अगर इसका एवरेज मास निकालना है, तो एवरेज मास हम कैसे निकालेंगे? 75 डिवाइडेड बाय 100, और 75% जो है वो 35 वाला आइसोटोप है ना, 35 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 37। इसको जो आंसर सॉल्व करके निकालोगे वो वैल्यू आएगी 35.5। ठीक है, प्रोडक्ट टेबल में क्लोरीन के मास नंबर दिया हुआ होता है 35.5। अच्छा, अब बाकी प्रोडक्ट टेबल अगर देखोगे तो आप लोग कहोगे कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका जो मास नंबर आता है सिर्फ क्लोरीन का डेसिमल में आ रहा होता है, बाकियों का तो ऑलमोस्ट सबका जो है होल नंबर आता है। देखो उसका रीजन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है तो कार्बन का आता है 12.011 समथिंग, तो वो राउंड ऑफ करके 12 लिख देते हैं, सही है। एल्यूमिनियम का आता है 27.13, तो राउंड ऑफ करके 27 लिख देते हैं। इसी तरह सोडियम का आता है 23.12, ठीक है, तो राउंड ऑफ करके हम लिख देते हैं। अब ये आ रहा था 35.5, अब अगर उसको राउंड ऑफ करते हैं तो क्लोरीन हो जाता है 36, अगर तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा जो एक्चुअल का था, इसलिए हम इसको एज इट इज लिख देते हैं 35.5। जो 35.4 होंगे उसको हम 35 लिख देंगे, जो 35.6 होंगे उसको 36 लिख देंगे, लेकिन जो 35.5 तक आ रहे हैं उसको 35.5 लिख रहे होते हैं। अच्छा, हमारे ओ लेवल वाले प्रोडक्ट टेबल में सिर्फ क्लोरीन का है जो कि डेसिमल में लिखा हुआ है, बाकी सबके होल नंबर है। यही ए लेवल का प्रोडक्ट टेबल उठाओगे तो इसमें सारे के सारे डेसिमल में लिखे हुए होते हैं उसमें, ताकि एक्यूरेसी ज्यादा हो आंसर्स में। ठीक है, दिस वाज आइसोटोपिक अबंडेंस। आइसोटोपिक अबंडेंस देखो इसके जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में तो और अच्छा समझ जाएगा। बस ये जो चीज बताई है ना वो माइंड में रखने की कोशिश करना, वो रिकॉल करते जाना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, नेचुरली अकरिंग ब्रोमीन
has a relative atomic mass of 80 and consists of entirely of two isotopes of relative atomic mass 79 and 81. ब्रोमीन के वो कह रहे हैं दो आइसोटोप्स हैं, ब्रोमीन 79 एक और एक ब्रोमीन 81. ये मैं मास लिख रहा हूँ, प्रोटॉन नंबर में इसके नहीं लिख रहा हूँ. वो ये कह रहा है कि इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 80 बन रहा है, मतलब परसेंटेजेस से निकाला होगा ना आइसोटोपिक अबंडेंस से. अब मुझे ये तो इसने बताया नहीं है कि ये जैसे क्लोरीन का मैंने बता दिया था तुम्हें कि क्लोरीन जो है वो 35 और क्लोरीन 37 जो है, 35 जो है वो 75% होते हैं, 37 जो है वो 25% होते हैं. इसमें तो मैंने तुम लोगों को अभी बताया ही नहीं है, लेकिन उसने तुम्हें मास बता दिया है. वो देखो क्लोरीन के लिए एक क्वेश्चन हमने किस तरह से किया था, हमने कहा था कि 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 35 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 37. इसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 35.5. इसी तरह ब्रोमीन का उसने मास जैसे 35.5 है ना, वैसे उसने बताया हुआ 80 है सारे आइसोटोप्स को मिला के. दो ही आइसोटोप्स हैं वो ये कह रहा है कि नेचुरली अकरिंग ब्रोमीन हैज अ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 80 and consists of entirely of two isotopes with mass 79 and 81. अब 79 कितने परसेंट है मुझे वो नहीं बताया बॉस ने, और 81 कितने परसेंट है मुझे वो नहीं बताया बॉस ने. ठीक है, तो अगर मैं इसको कह दूं कि ये x है और दूसरे दो हैं तो ये कितना हो जाएगा दूसरा वाला 100 माइनस एक्स, राइट. तो x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 79 और दूसरा कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 81. इसको जब सॉल्व करोगे ना, x हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो उनकी परसेंटेजेस हो जाएंगी. अच्छा, अब अगर मैं इस सारी डिटेल में नहीं जाऊं, मैं सिर्फ क्या करूं 79 प्लस 81 डिवाइड बाई 2 यूं करूं, तो उसका क्या मतलब है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 79 वाला भी 50% है और 81 वाला भी 50% है, जैसे मेरी ऊपर बात हुई है. 79 प्लस 81 डिवाइड बाई 2 करोगे तो वो आंसर आपके पास आ जाएगा 80. इट मीन्स कि ये भी 50% है, ये भी 50% है. ठीक है. True bromine contains two isotopes in equal proportions. और equal proportion इसके क्या है, दोनों 50% 50% है. ठीक है, ये अच्छा खासा मुश्किल क्वेश्चन था, बहरहाल इट वाज जस्ट एन आइडिया. अब नेक्स्ट जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजें सॉर्ट आउट होती जाएंगी. तो चीजें देखो कितनी आसान स्टार्ट हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता एंड में कितनी मुश्किल सी चीज आ गई है. अगेन टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज की, क्वेश्चंस पे फोकस करना है, ये हैंड आउट रिवाइज करना है और फिर नेक्स्ट क्लास में हमें क्वेश्चंस करने हैं.